कांग्रेस पार्टी के अजब गजब रहस्य और वरिष्ठ नेताओं की टेलीफोनिक बातों से आज आपको हर पहलू से अवगत कराने एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की टेलीफोनिक बातों को सुनाने और कांग्रेस के स्तर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है GNN न्यूज की टीम ने। गौरतलब है कि टेलीफोनिक वार्ता में दो मेहमान जुड़े हैं GNN न्यूज से, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं, जो राजीव गांधी द्वारा अवार्डेड व्यक्ति हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के 24 वर्ष अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। और दूसरे साथी हैं दिल्ली NCR से अशोक कपूर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेवा दल के सिपाही हैं, एक्स कोऑर्डिनेटर हैं, जो सेवा दल में पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं और विचारक एवं बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आज आपको इन दोनों नेताओं की कांग्रेस के मौजूदा हालात पर टेलीफोनिक बातचीत सुनाने जा रहे हैं और आप ध्यान लगा के जरूर सुने और पूरी कहानी सुने, आखिर माजरा क्या है। हेलो प्रहलाद द्विवेदी जी नमस्कार। मैं अशोक कपूर, दिल्ली से सेवा दल का सिपाही। जी नमस्कार कपूर साहब। नमस्कार भाई साहब, आपसे बहुत दिन हो गए थे वार्ता करे हुए। मैंने कहा चलिए आपसे वार्ता करें और कुछ मार्गदर्शन लें। जी बहुत परिस्थितियां आजकल जो हम देख रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति कांग्रेस की, उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। थोड़ा समय आपके पास मिलेगा थोड़ा सा बात करने का? जी 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 द्विवेदी जी, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? जो हालात कांग्रेस पे चल रहे हैं, इसमें क्या रास्ता आपको लगता है कि बीच का रास्ता कोई निकलेगा? ये जो सीनियर और जूनियर जो आपस में इनकी भिड़ंत हो रही है, तो कांग्रेस को क्या रास्ता नजर आता है आपको? मैं कपूर साहब, आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, चिंतक भी हैं और विचारक भी हैं और एक अनुभवी आदमी हैं। आपने जो सवाल किया है बड़ा समीचीन है। आज यही ज्वलन प्रश्न है पूरे देश के सामने कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी आज विपक्ष के रूप में भी उसकी भूमिका कमजोर दिखाई रही है। उसका कारण है, आपने जो प्रश्न किया है कि ये जो बुजुर्ग और नौजवान का जो संघर्ष दिख रहा है, जी जी, इसके बारे में मेरे एक ही बात कहना है कि कांग्रेस में हमेशा लड़मदर और गरमदर इतिहास में रहे हैं जी। यहाँ तक कि गांधी जी का भी विरोध करने वाले रहे हैं लोग। जी, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के कार्यक्रम की रूपरेखा, ये सबके दिमाग में एक ही सूत्र में थी, कोई अलग नहीं था। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे गांधी जी रहे हों, सबसे दिमाग में भारत की आजादी थी, भारत की एकता अखंडता के बारे में बात थी। आज भी चाहे वो राहुल जी का नेतृत्व हो, चाहे सोनिया जी का नेतृत्व हो और चाहे मनमोहन सिंह जी का रहा हो, किसी के भी दिमाग में कांग्रेस के लोगों के प्रति देश के बारे में जो सोच पहले थी आज भी है। लेकिन कहानी कहाँ बिगड़ रही है उसको देखने की बात है और ये प्रश्न उठ गया है तो उसका जवाब भी जरूरी है। जी, कहानी यह है कि राहुल जी जब आए राजनीति में तो एक चकाचौंध चमत्कार और संघर्षों के प्रतीक के रूप में आए और ये लगा कि ये युवा आएगा और पूरे देश को एक करके एक सूत्र में बांध करके कांग्रेस को चरमोच कर चला देगा। क्योंकि इनके पिताजी ने यही किया था। याद करिए कि जब इंदिरा जी मारी गई थी तो पहला राजीव जी का भाषण मैंने सुना है। उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी मेरी ही मां नहीं सारे देश की मां थी। और आज उनके मर जाने के बाद हिंसा होती है तो बहुत उनको दुख होगा और मैं चाहता हूं कि हिंसा रुके और 1 मिनट में हिंसा पूरे देश में रुक गई थी। तो राहुल जी उन सपनों को संजो करके उतरे हैं और निश्चित रूप से अनुभव, बुजुर्गों का और नौजवानों का जोश, दोनों को एक करके और भावनाओं में, क्योंकि देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस में अब कुछ चंद लोग जो आते हैं कुछ लेके चले जाते हैं। आयाराम गयाराम की जो राजनीति है कांग्रेस की चरित्र की राजनीति के खिलाफ है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करी। गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे आध्यात्मिक युग में ले चलिए। और मैं कांग्रेस के लिए एक चीज कहता हूँ कि न तो हम कामाए राज्यम न कामाए पुनर्भवम कामाए दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थिनाशम। न मुझे राज चाहिए न मुझे मोक्ष चाहिए। जो आज बीजेपी के लोग मोक्ष की बात कर देते हैं राजनीति में,
वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। दुख से पीड़ित प्राणी मात्र की, केवल आदमी जानवर नहीं, जानवर भी प्राणी मात्र की सेवा करते करते हम मर जाएं, ये कंसेप्ट था। और यही कंसेप्ट वाले कांग्रेसी कांग्रेस को और देश को उठा सकते हैं। जी। और देखिए, वो आप दूर नहीं है कि जी जी आपके विचारों को सुनकर ना एक मेरे दिमाग में जो एक आज जो चर्चा है कांग्रेस के बारे में, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय हमने देखा कि पावर सेंटर एक ही होता था। ऐसा आज क्यों कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो अलग अलग पावर सेंटर जो है वो कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं। 2014 के बाद से, जब से राहुल जी आए हैं और 2020 तक, आज तक, इन 6 सालों में, 6.5 सालों में इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाया कार्यकर्ता कि मैं किस दरवाजे पे जाकर के खड़ा हूँ और अपनी बात कह सकूं। तो ये जो दो पावर सेंटर हैं, इसके बारे में बताइए आप मुझे, कांग्रेस में ऐसा नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही उपयुक्त और समय का प्रश्न किया है। और निश्चित रूप से इसका उत्तर दिए बिना कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि कांग्रेस में सदैव सत्ता जो है हमेशा दो सीमा में रही है, एक प्रधानमंत्री, एक अध्यक्ष। इंदिरा जी के जमाने में महसूस हुआ कि दोनों सत्ता एक साथ नहीं होगी तो अनुशासन में पार्टी को नहीं लाया जा सकता, देश को नहीं लाया जा सकता। तो वहाँ से अध्यक्ष भी और प्रधानमंत्री भी एक पद को दिया गया। और इसी सोच के तहत कांग्रेस में बात आई। अब बात उठती है, बीच में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके मनमोहन सिंह को बुद्धिजीवी के नाते उन्होंने चुना। वहाँ से डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर हुआ। मन पावर दो जगह गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो वहाँ दोनों के बीच में कड़ी में मैं एकदम ओपन बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे सूत्रधार थे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे या कांग्रेस के बड़े नेताओं के नजदीकी थे। उन्होंने दोनों को गुमराह करके अपनी लाइन एक बनाने की कोशिश की और उस लाइन को दिशा दे दिया कि पावर दो जगह है, एक जगह नहीं है। जबकि सुप्रीमो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है और उसके अधीन सब होते हैं। और ये कहा जाए कि नहीं दो पावर है, तो दो पावर नहीं है। दो पावर ये बनाने वाले लोग हैं, उनसे अलर्ट होना पड़ेगा और एक ही पावर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक थाने में दो थानेदार नहीं रह सकते। जी, यही सवाल मेरा था आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो आम आदमी का सोचना है। अच्छा जी, एक चीज जो बड़ी महसूस करी जाती है कांग्रेस के अंदर, जो स्टेटों में जो बरसों से पॉलिटिक्स चल रही है, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था। उसके बाद में सत्ता में कांग्रेस आई तो कांग्रेस में भी ये पॉलिसी रही। आप स्टेटों में देखोगे कि हर स्टेट में आप 2-2, 3-3, 4-4 गुट देखोगे कांग्रेस के, मगर उनमें आपस में समन्वय कभी भी नहीं होता और हाईकमांड सभी को अपने छतरी के नीचे लेकर के चलना चाहता है, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस को नुकसान कर गई? क्या ये उनको स्टेटों के लीडर्स को पूरी पावर नहीं देनी चाहिए? निश्चित तौर पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस को विनाश की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जिसको कांग्रेस अध्यक्ष चुनती है तो कांग्रेस साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुनती है, महामंत्री भी चुनती है, संगठन के अन्य पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, वार्ड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी चुनती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में आज जो स्थिति है उसमें ओपनली मैं कह रहा हूँ, जो स्टेट का कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है, उसका ड्राइवर, उसका पीए, तमाम उपाध्यक्षों से भारी पड़ता है। लोगों को उसके पीए का चक्कर लगाना पड़ता है, उसके ड्राइवर का चक्कर लगाना पड़ता है। उपाध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उसको काम नहीं दिया जाता। कुछ चंद लोग जो अध्यक्ष के चहेते होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका मार्गदर्शन होता है, उनको पार्टी में दखल होता है। ये बिल्कुल कांग्रेस में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में पदों का जो विभाजन होता है, उनके आधार पर काम का विभाजन होना चाहिए और काम की टेस्टिंग होनी चाहिए। आपको काम दे दिया, आपने क्या काम किया इसकी परीक्षा नहीं होती। आपने रिपोर्ट दिया, इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिलेड कहा यह जाता है कि कोई चीज देर से कर दीजिए। कांग्रेस में इस समय हर चीज को डिलेट किया जाता है। डिलेट करने का कोई उपाय नहीं होता है कि जो पार्टी को मजबूत करे। हम एक ही शब्द, इसी में एक शब्द और जोड़ रहे हैं, संगठन। संगठन, संघ
मतलब जो आपका संगठन बना है, जो संघ बना है, संघ इसलिए बनता है कि आप कमजोर हैं, एक होकर के लड़ेंगे। और आप जब संगठन बना के गोल बना देते हैं, उसमें आपस में ही गोल टांग खींचने लगते हैं, तो वो संगठन नकारा हो जाता है, उस पार्टी को उसको बर्बाद कर देता है। और इस संगठन में जो आपस में मतभेद है, 100% इसको दूर किया जाना अनिवार्य है। आप बताइए। ये एक सवाल आपसे और आखिरी जो मेरा करने का मन है वो ये कि राहुल जी ने राफेल का मामला बड़े जोरों से उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जाकर के भी ये बयान दिया कि राफेल की फाइल गृह मंत्रालय से खो गई है, चोरी हो गई है। तो इतनी बड़ी बात कोर्ट के सामने आ जाने के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस के और जो सीनियर बड़े नेता हैं वो कांग्रेस में राहुल जी की उठाई हुई बात, राफेल की चोरी की बात को वजन नहीं दे पा रहे, उसके पीछे अपनी आवाज नहीं मिला पा रहे। तो क्या ऐसे लंगड़े घोड़ों को पार्टी से बाहर नहीं कर देना चाहिए? मैं बड़े सख्त शब्दों में ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग राहुल जी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या राहुल जी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, उनकी आवाज में नहीं बोल रहे हैं, उनको तुरंत पार्टी से बाहर नहीं कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कपूर साहब, आपने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में वो बात और ये बोला जाए किसी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कि वो चीज गायब हुई तो जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, जो पूछता है उसकी नहीं होती, जिसके यहाँ से गायब हुआ उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसमें अगर राहुल जी ने सवाल उठाया है जो विपक्ष के नेता के रूप में, तो देश हित में था, वो गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन जहाँ तक है कि कुछ लोग कांग्रेस से ही उस पे राहुल जी से थोड़ा अलग दिखते हैं या राहुल जी के साथ नहीं देखते दिखते हैं, उसमें निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आदमी में होती है और वो दिमाग में ये सोचते हैं कि राहुल गांधी से वो ज्यादा योग्य हैं या राहुल गांधी से ज्यादा उनको पावर चाहिए, तो सारी पावर पॉलिटिक्स में वो गेम खेलते हैं। वो विपक्ष से भी मिल जाते हैं, कांग्रेस में भी हवा देते हैं, संगठन में भी ग्रुप बनाते हैं, और ऐसे लोग कांग्रेस के लिए वफादार नहीं है और न कांग्रेसी हैं, क्योंकि कांग्रेसी कभी भी सत्ता ही नहीं करता। मैंने अभी बता दिया कि वो तो देश की सेवा के लिए आता है, और सेवा के लिए कौन सी लड़ाई है भाई? तो वो सेवा तो करना नहीं चाहते, वो तो मेवा खाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की छटनी राहुल गांधी को या प्रियंका जी को या सोनिया जी को पहले ही से करनी चाहिए। और उसकी छटनी का एक मात्र कारण था सेवा दल, जिसमें अनुशासन में खड़े हो, सारे लोग टोपी पहनो, सारे लोग वर्दी पहनो, सारे लोग लाइन में खाना खाओ, सारे लोग अभी थाली। मुझे याद है कि बंगाल में राजीव गांधी पहली बार गए थे, वो लाइन में जाकर के थाली में खाना खाया, अपनी थाली में आ जा। मुझे मालूम है अमेठी में सोनिया जी गई और राहुल जी गए, वहाँ साथ में बैठ करके उन्होंने खाना खाया। किसी ने बोल दिया कि जो खाना छोड़ देता है उसको गांधी जी नाराज होते थे, राहुल जी की थाली में ज्यादा खाना था, उन्होंने सोनिया जी की थाली में फेंक दिया खाना, ये खा लेंगी, उन्होंने नहीं खाई। तो महेंद्र वो सैडो था, उठा के मुझे दिया, तो मैं वहाँ चीप हुआ करता, तो मैंने देखा तो अनुशासन खुद ये दूसरे से पहले खुद करते थे। और आज यही दुर्भाग्य है कि अनुशासनहीन संगठन की चारों तरफ से ये दिखाई दे रहा है। उसमें मेन रूप से जो ट्रेनिंग देने वाला संगठन है, कार्डर बेस्ड संगठन है, उसकी जरूरत थी कि कांग्रेस की रक्षा करना, सुरक्षा करना, विचारों को प्रचार करना, और कांग्रेसियों में अनुशासन की भावना, ध्वज का सम्मान, देश का सम्मान, राष्ट्रीय हित हो। ये सेवा दल बिल्कुल नगण्य हो गया। सेवा दल तो मजीरा बजा रहा है, ठुमठुमा गा रहा है, तो अब क्या है? हाईकमान सोता है तो हम क्या बताएं? मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे हालात में जब पार्टी को दोबारा से रीशफल करना है और मजबूत करना है, तो सबसे पहले सेवा दल को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सेवा दल ही गांधी फैमिली का सबसे विश्वास पात्र कैडर है, जो उनके सुरक्षा के लिए भी रहता है और उनके हित की बात सोचता है। दूसरी चीज है कि पारंपरिक राजनीति हमेशा से कांग्रेस करती है। ये कांग्रेस ने कभी आज जो राजनीति का जो परिदृश्य है उस तरीके से राजनीति कभी करी नहीं है। तो राजनीति के तरीकों को भी बदलना पड़ेगा कांग्रेस को थोड़ा सा। और हाँ, मैं इसमें एक छोटी सी किस्सा आपको अगर समय हो तो बता दूं, 1 सेकंड का। जी जी जी। ये घटना है जब राजीव गांधी जनरल सेक्रेटरी हुए थे शुरू में, इंदिरा जी उस समय अध्यक्ष थी और वो प्रधानमंत्री भी। तो राजीव गांधी
अमेठी आए, और अमेठी आए उसमें वीर बहादुर मुख्यमंत्री वीर बहादुर मुख्यमंत्री नहीं, परिवहन मंत्री हुआ करते थे, और संजय सिंह कैबिनेट मंत्री थे और वीर बहादुर थे। तो राजीव जी ने वहाँ 6 कैंप लगाने के लिए अमेठी में ऐलान किया था, और वहाँ यूथ कांग्रेस, छात्र संगठन, महिला कांग्रेस, सब लोगों ने राजीव जी से मिला दिन भर। गौरीगंज की बात है, गौरीगंज डाक बंगला उस समय बना भी नहीं था ठीक से, लाइन अप पे था। तो मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट के काडर के रूप में गया था, राम जीवन सिंह उस समय चीफ थे। तो अंग्रेजी हमारे कोल में कोई नहीं जानता था, मैं अंग्रेजी जानता था। राजीव जी से कल्पना की जाती थी कि अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। तो वहाँ राजीव जी से मिलना था, और ये हालत रही कि यूथ छात्र जब उनके ने घेर ले और सेवा दल वाले बैठे गए लाइन में, नहीं मिल पाए। 10 से लेकर 3 बज गया। तो दादा ने बोला कि जाके आप राजीव जी से कहो रोड मार के कि सेवा दल के लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट यहाँ बोल रहे। मैं जाके राजीव जी से कहा, तो राजीव जी चले आए, और ये वीर बहादुर भी और संजय सिंह भी आए, और दादा ने सबको कहा खड़े हो जाओ, खड़े हुए और सलूट किया, और सलूट करने के बाद वंदे मातरम गवाया। तो राजीव जी सावधान लोग वंदे मातरम गाए, वो कभी देखे नहीं थे दृश्य। उन्होंने कहा, मुझे याद है राजीव जी का भाषण था, उन्होंने कहा आप भाई भैया आप बोलिए। तो राजीव जी ने गौरीगंज में कहा कि सजीवन दा, सजीवन दादे का नाम नहीं मालूम था, तो उन्होंने सजीवन दा, आज दिन भर में मेरे 4 कुर्ते फटे, 30 थी उनकी, मेरे पायजामे फटे, मेरे जूते टूट गए। सब लोग मुझको देख करके उछल जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आप लोग सवेरे से यहाँ बैठे हुए हो और लाइन बनाए हो और वंदे मातरम गाते हो, इसके बाद बोलता नहीं कोई, एक अनुशासन में खड़ा है। तो मैं राजनीति शुरू करूंगा तो इसी संगठन से शुरू करूंगा जी। और मैं 6 कैंप यही लगाऊंगा। और राजीव गांधी ने 6 कैंप अमेठी में लगाया, जिसमें मैं भी एक कैंप का मालिक था, एक का प्रहलाद यादव थे। इसी तरह से कैंप वहाँ लगे, और राजीव जी ने स्वयं उसका निरीक्षण किया है, खुद अपनी गाड़ी लेकर के, और रात बिरात मॉनिटरिंग किया उस कैंप की। उसमें उन्होंने भर्ती किया, लोगों को वेशभूषा की। तो मेरा कहना यह है कि वो खरसा सेवा दल को समझिए, सेवा दल की डोरी कैसे बांधी जाती है, ध्वजबंधन क्या होता है। ध्वज क्षेत्र में एक सिद्धार्थ रेड्डी नाम का उनके पास उनका पीए था, बहुत उनके करीबी था, वो उसने चढ़ा दिया, हमने कंप्लेन कर दिया, रेड्डी को हटा दिया। राहुल जी ने उसे तुरंत अपने पार्टी से हटा दिया। तो अनुशासन की ये नियम था, और ये मान्यता थी, अब है नहीं। इनको आप बैठा देते हो, उनको खुद मालूम ही नहीं है, तो क्या करें। अंत में जो निकल के आया वो ये कि अनुशासन नहीं है, अनुशासन की कमी जरूरी है। अनुशासन सेवा दल से वो पार्टी को गर्क में ले जा रही है। अनुशासन जैसे ही पार्टी में लौटेगा, हाँ जैसे ही अनुशासन लौटेगा तो पार्टी की उम्मीद करते हैं अपने सही रूप में आ जाएगी। धन्यवाद द्विवेदी जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और इस मंथन से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बेश ये अमृत जो भी है सब हम लोगों को पान करना है, और कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है। धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।